अभी आप लोगों ने न्यूज़ सुनी होगी, इंदौर शहर में सागर समृद्धि एक अपार्टमेंट है, शिव वाटिका बोला जाता है इस प्रेमिसेस को। ये नेपानिया MR11 में आता है और 7 दिन पहले एक एक्सीडेंट हुआ, या कहूँ मैं एक्सीडेंट किया। इस बिल्डिंग में पेंट हाउस में एक एयरबीएनबी चलता है, उसको लेकर के बिल्डिंग और जो एयरबीएनबी या पेंट हाउस के जो ओनर हैं, ये पूरे इंदौर को और पूरे भारतवर्ष को पता हुआ है। हम शंपा जी के घर पर हैं, शंपा जी के हस्बैंड के साथ में हम लोग। इस पूरी मूर्खता में शंपा जी को अपने प्राण गंवाने पड़ गए। मैं सर आपका मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, लेकिन जो भी आप बताना चाहें सर वो बता दें सर। सर मैं यही बोलना चाहूँगा कि ये जो चीज़ हुई है हमारे साथ, इस जिस कारण से ये चीज़ हुई है उसमें हम कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थे। जो भी यहाँ पे पेंट हाउस से रिलेटेड या एयरबीएनबी से रिलेटेड जो भी यहाँ पे इश्यूज़ चल रहे थे, क्योंकि हम जस्ट 10 दिन पहले ही आए हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है सोसाइटी का, हमें पता लगता रहता था कि यहाँ पे ऐसी गतिविधियाँ हो रही हैं, तो हम उसके विरोध में थे। लेकिन उस दिन जो घटना हुई थी वो हमारी एयरबीएनबी से लेके या पेंट हाउस से लेके इससे रिलेटेड हमारा कोई भी झगड़ा नहीं था। हम तो उनको जानते भी नहीं हैं कौन है क्या है, और वो पेंट हाउस चला रहे थे या एयरबीएनबी चला रहे थे, उससे हमें ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। हमारी लाइट उस दिन कट करी गई थी रात में 10 साढ़े 10 बजे जब हम सो रहे थे। तो जब हम नीचे गए तो हमने लाइट देखी कि हमारी ट्रिप करी हुई थी, तो उसको हमने ऊपर किया था। उसी दौरान वहाँ पे शायद ये पेंट हाउस के ओनर बाकी रेसिडेंट के साथ कुछ बहस कर रहे थे, कुछ बातें चल रही थी, शायद उनकी लाइट कट करी गई थी। ऐसा शायद बिल्डर ने बोला था कि लाइट कट कर दीजिए, क्योंकि वो पेंट हाउस में एयरबीएनबी चला रहे हैं। उससे हमारा कोई लेना देना नहीं था। हमने जाके खाली उनसे ये पूछा था कि आपने हमारी लाइट कट करी? उन्होंने बोला कि हाँ हमने डाउन करी। तो इस वजह से मुझे काफ़ी गुस्सा आया था कि भाई आप कौन होते हो मेरे घर की लाइट कट करने वाले, जबकि हम आपको जानते भी नहीं हैं, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसी बीच में बाकी रेसिडेंट और भी आ गए थे, तो उनका जैसे पहले इश्यूज़ चल रहे थे इसके साथ, कुलदीप के साथ, पेंट हाउस को लेके, तो उनके साथ काफ़ी मारापीटी हुई, झगड़े हुए, लड़ाई हुई। हमारा इससे कोई लेना देना नहीं था, हम सिर्फ वहाँ पे खड़े होकर देख रहे थे। इतने में मेरी वाइफ भी नीचे आ गई थी शोर शराबा सुन के, क्योंकि हम फर्स्ट फ्लोर पे ही रहते हैं। मेरे डैडी भी नीचे आ गए थे। मीडिया हाउस में ऐसा दिखाया जा रहा है कि जैसे पेंट हाउस में जो एयरबीएनबी चल रहा था उससे हमारा झगड़ा था, हमारी चीज़ें, हम उसके अगेंस्ट जा रहे थे, हम उसके लिए लड़ रहे थे। हम उसके अगेंस्ट थे, लेकिन हम कभी भी लड़ाई या मतलब इस टाइप की चीज़ों में कभी भी हम इन्वॉल्व नहीं रहते हैं। अब चूँकि हमारी लाइट बंद करी गई थी तो वो हमारा पर्सनल मैटर हो गया था, उस वजह से हमें बोलना था कि भाई हमारी लाइट आगे से इस तरह से नहीं बंद हो, तो उसको लेके हमारा झगड़ा हुआ था। बाकी पेंट हाउस और जो चीज़ें चल रही थी वो बिल्डर और जो पेंट हाउस के ओनर हैं या सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी अभी हैंडओवर नहीं हुई है, तो ये बिल्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि भाई जो भी एक्शन लेना है, जो भी चीज़ें करनी है वो बिल्डर को करनी है। तो वो मैटर अलग ही चल रहा था। उसमें एक मीटिंग भी ऑलरेडी पहले हुई थी बिल्डर और बाकी रेसिडेंट और ओनर के साथ, उसमें पुलिस भी आई हुई थी। तो ये डिसाइड हुआ था शायद कि बिल्डर ने बोला था कि अगर ये लोग नहीं, ये पेंट हाउस अगर एयरबीएनबी चलाते हैं तो रेसिडेंट्स को बोला था कि आप इनकी लाइट और बिजली कट कर देना, लाइट और पानी। तो शायद उस दिन किसी ने इसी वजह से उनकी लाइट बंद कर दी होगी। ये जिस दिन मीटिंग हुई थी उस दिन भी मैं यहाँ पे नहीं था। क्योंकि हम 10 दिन हुए हैं अभी, तो हम अपना घर ही सेटल कर रहे थे, हमारे पास तो टाइम ही नहीं था इन सब चीज़ों के लिए। तो ये जो चीज़ हुई है उसमें हम कहीं भी इन्वॉल्व नहीं थे, और जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो हमारा ही हुआ है। हमारा घर बिखर गया है एकदम। 2 सपने लेके हम यहाँ पे आए थे, 10 दिन में ही हमने शिफ्ट किया था। हमने इतने, शंपा ने इतने अच्छे से घर में सारी चीज़ें अपने हिसाब से कराई थी, अभी तो हमारा घर सेटल ही नहीं हुआ था। हमारी वार्डरोब पूरी फैली हुई है, किचन पूरी फैली हुई है, हम ख़त्म हो गए। हमारे घर पे तो जैसे किसी ने बम गिरा दिया और सब तहस नहस हो गया। हमारे 2 छोटे बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, कुछ भी हो हमारी शंपा वापस नहीं आती। लेकिन ये जो चीज़ हुई है ये बहुत ही गलत हुई है, ये किसी के साथ नहीं होनी चाहिए। ये लोग 10 दिन पहले यहाँ पे आए थे। अगर आप थोड़ा सा देख पाओ ना, आप ये सभी शंपा जी ने घर अपने मन से, अपने दिल से बनाया था। सॉफ्टवेयर इंजीनियर है सर, शंपा जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। और आप देखो ये टेबल की थैलियाँ बोल रही हैं, ये घर भी बनाया, घर सजाया भी, और बहुत सीधी लेडी थी ये। इनके ऑफिस वाले आए, यहाँ पर सब लोग हैं, ज़्यादा किसी से कुछ बोलना कुछ भी नहीं। सर अभी कुलदीप और उसका बेटा जेल में है, तो सर आप क्या उम्मीद करते हैं कानून से? सर
इस केस में सब कुछ क्लियर है, सारे एविडेंस हैं, सब कुछ सामने दिख रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो हिडन है, जो लॉ को नहीं दिख रहा है। अगर उनको आगे चल के नहीं दिखता है तो मैं तो बोलूँगा कि भाई शायद या तो वो अंधे हैं या उनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है या तो वो खरीद लिए गए हैं। इस केस में अगर वो बच जाते हैं तो मेरे हिसाब से मतलब हिंदुस्तान में रहने लायक कुछ बचा नहीं है। कोई भी इंसान यहाँ पे सेफ़ नहीं है, कोई भी इंसान यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। और लॉ को पूरी चीज़ें सामने देखनी चाहिए कि भाई क्या चीज़ें हुई थी, क्या सीक्वेंस हुए थे, और क्लियरली उसमें दिख रहा है कि जो कुलदीप चौधरी का बेटा है वो क्लियर था। उसके बाद अगर उसको बाहर जाना था तो वो पहले बाहर गाड़ी लेके गया था। वो चाहता तो गाड़ी लेके बाहर चला जाता, कोई उसको नहीं रोक रहा था। पीछे लोग खड़े थे, आप धीरे धीरे पीछे कर रहे थे, आप आराम से जा सकते थे, कोई नहीं रोकता। लेकिन उसका क्रिमिनल माइंड ऐसा था, क्योंकि शायद ऐसा पहले भी उसने और काफ़ी क्रिमिनल एक्टिविटीज़ करी हैं जब वो जुवेनाइल था। अभी इस टाइम वो जुवेनाइल नहीं था, वो 18 का हो चुका था। उसने गाड़ी आगे बढ़ाई है, पहले मेड को टक्कर मारी, उस पर भी उसका पेट नहीं भरा। उसने गाड़ी पूरे कैंपस में घुमाई, आगे से ले जाके फिर से वापस गाड़ी लेके आई। तो मेरी शंपा तो जब मेड को उठा के वापस रिटर्न आ रही थी तब वो वापस गाड़ी लेके वापस से आ गया। और वो किस्मत उसकी ऐसी थी कि शंपा एकदम सामने आ गई। भैया एक दो भैया और वहाँ पे खड़े थे, वो जस्ट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड से बचे हैं, नहीं तो और भी लोग उसमें जा सकते थे। और सबसे बड़ी बात 10 साढ़े 10 बजे का टाइम, हमारी जैसा हम क्या फर्स्ट फ्लोर पे रहते तो हमें थोड़ा बहुत दिखता था, नीचे की शोर होता था, तो बच्चे खेलते होते हैं उस टाइम पे, क्योंकि सब वॉक कर रहे होते थे। मैं तो किस्मत मना रहा हूँ कि उस टाइम वहाँ पे कोई बच्चे नहीं थे, नहीं तो ये क्या करता है ये पता नहीं, कि क्या भगवान जाने कितने कितने लोग को ये कितने घर उजाड़ देता सर। तो मैं तो लॉ से यही एक्सपेक्ट करूँगा सर कि फांसी से नीचे कुछ भी नहीं है इनके लिए। ये लोग अगर समाज में वापस आ गए तो पता नहीं कितनी शंपा चली जाएंगी, पता नहीं कितने घर उजड़ जाएंगे, पता नहीं कितनी छोटे बच्चों से उनकी माँ छिन जाएगी। और अष्टमी वाले दिन ऐसी हरकत कोई कैसे कर सकता है, वो भी इतना दयनीय, मतलब इतना मतलब ज़रा भी उसके अंदर दया नहीं लगी बिल्कुल भी, कि भाई कि गाड़ी रोक लो, क्या कर रहे हो। उसकी खुद की मदर है, उसके घर में उसका भाई है छोटा, उसके पापा है, मतलब बिल्कुल उस पर ज़रा भी दया नहीं है। उसकी परवरिश कैसे करी है इन लोगों ने, क्या उसको सिखाया है सर। ये लोग समाज में रहने लायक नहीं है। ऐसे लोग मेरी शंपा जैसे लोग सर समाज में रहने लायक है, जो दूसरों की मदद करते हैं, शांत रहते हैं, सुलझाते हैं चीज़ों को। ऐसे लोग तो नहीं चाहिए जो इस तरह से गाड़ी चढ़ा देते हैं दूसरों के ऊपर, मार डालते हैं, परिवार ख़त्म कर देते हैं। सर ये बिल्कुल जायज़ नहीं है हमारे साथ, ये बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और इनको तो बिल्कुल सर फांसी तो बहुत छोटी चीज़ है सर, इनका पूरा खानदान भी ख़त्म हो जाएगा तो भी मेरी शंपा वापस नहीं आएगी। लेकिन ये इन दोनों को जो इन्होंने किया है उसकी सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए सर। आपके सर 2 बेटे हैं सर, एक बेटा 11 साल का है और एक सर 8 साल का है। 8 साल वाले सर 2 दिन तो हमारी हिम्मत ही नहीं हो रही, हम बताए क्या बच्चों को, क्या बोले उनकी मम्मी कहाँ चली गई। सुबह बेचारे उठे, नाश्ता नहीं कर रहे थे, ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे थे। मेरे को फ़ोन करके, मैं हॉस्पिटल तो मेरे को फ़ोन करके बोल रहे थे पापा मम्मा कहाँ हैं। मैं बोलूँ मैं क्या बोलूँ तुमको भाई, 2 दिन हमने अपने ब्रदर इन लॉ के यहाँ ही इनको रखा था, ताकि कैसे मैं फेस करूँ। मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज़ यही हो गई थी कि बच्चों को मैं फेस कैसे करूँगा, उनको बोलूँगा क्या। 2 दिन बाद सर जब पोस्टमार्टम के बाद नेक्स्ट डे जब बॉडी आई है तब उनको मैंने दिखाया। छोटे वाले को तो समझ ही नहीं है, वो तो इतना छोटा है कि उसको कुछ बता नहीं सकते। बड़े वाले को समझ है सर, वो जिस तरह से रो रहा था, वो इतना ज़्यादा क्लोज था अपनी मदर के साथ, इतना ज़्यादा रो रहा था, मतलब अभी भी मुझे देखता है तो रोने लगता है। हमारे लिए तो सर ख़त्म ही हो गया। वो कैसे हम आगे संभालेंगे बच्चों को, कैसे बेचारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बिखेर दिया सर, हमारा पूरा परिवार बिखेर दिया। चीज़ें नॉर्मल नहीं रहने वाली हैं। हम टीवी में देखते थे, न्यूज़ में देखते थे कि इनके साथ ऐसा हो गया, हमारी समझदारी रहती थी कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। बट हमने कभी अपने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि हमारे परिवार के साथ या हमारे साथ ऐसी कुछ चीज़ें हो जाएंगी। अब हमारे लिए कोई भी चीज़ नॉर्मल तो नहीं रहने वाली है, लेकिन हाँ ये है कि हमारे बच्चे छोटे हैं तो उनकी परवरिश हमें करनी है, और जो भी हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। और मैं फिर से बोलूँगा सर, ऐसे लोग समाज में नहीं रहने चाहिए। ऐसे लोग समाज में रहेंगे तो सर खाली बात मेरे तक नहीं रहेगी, ये बहुत लोग को इम्पैक्ट करेगी। और समाज क्या है, हम ही लोग से बनता है, लोगों से बनता है। अगर हमारे समाज में ऐसे लोग हैं तो बिल्कुल सर हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, हमें नहीं पता। वो एक नवाज देवबंदिश ने लिखा है कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आपके पीछे तेजा हुआ आगे नसीब आपका है, उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। तो वो स्थिति हो चुकी है देश के अंदर। अगर आप आज आवाज़ नहीं उठाएंगे, सवाल नहीं पूछेंगे, इस तरीके के लोग अगर आज़ाद घूमते रहेंगे सड़कों पर, तो वो दिन दूर नहीं
कि जब हर किसी को ऐसे दुष्परिणाम देखना पड़ेंगे तो आज जागिए, सत्ताओं से, व्यवस्थाओं से, कानून से सवाल पूछिए। ये जो हुआ बहुत गलत हुआ।